हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। तो आज मैं लेके आया हूँ वन शॉट सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, क्लास 9th का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो गाइस, आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, क्या मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैटर की। तो मैटर होता क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, वी ऑल नो। ठीक है, हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स में आपको जो भी चीज़ दिखती है, ठीक है, वो सब मैटर की बनी हुई है। चाहे वो कोई सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कुछ भी। ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब मैटर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है कि दो कंडीशन होती है। एक तो मैटर के पास खुद का मास होना चाहिए और दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? खुद का मास होना चाहिए एंड वॉल्यूम होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो मैटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडियन जो फिलोसोफर्स है, उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को पंच तत्व में। किसमें? पंच तत्व में। ठीक है, पंच तत्व का जो कंस्टिट्यूएंट्स थे वो क्या क्या थे? एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। ठीक है, जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं आगे फिजिकल नेचर की। तो फिजिकल नेचर की मैं बात करूं तो दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वी कांट इवन इमेजिन हाउ मच स्मॉल दे आर। ठीक है, एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू मिलियन टाइम्स। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एनसीईआरटी में टेस्ट भी दे रखा है, पोटेशियम परमांगनेट टेस्ट, जिसके अंदर क्या लिया है, एक बीकर लिया है जिसके अंदर हमने एक सोल्यूशन लिया, उसके अंदर पोटेशियम परमांगनेट को डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो परमांगनेट क्या है? पर्पल कलर का होता है। तो अब उसको डिसॉल्व करने के बाद हमने क्या किया कि उसको फर्दर सेकंड बीकर में ऐड किया। फिर ऐसे ही करते करते हम ऐड करते गए। तो हमने क्या देखा कि पोटेशियम परमांगनेट का कलर क्या हो रहा था? लाइट होता जा रहा था, लेकिन फिर भी हर बीकर में कलर आ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैटर पिछले बीकर में था वो नेक्स्ट बीकर में डिसॉल्व हो जा रहा था। तो मैटर क्या है? डिवाइड होते हैं। तो ये फिजिकल नेचर की हमने बात करी। उसके बाद मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की। ठीक है, तो हमने तीन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है मैटर के बारे में। ठीक है, पहला हमारा क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपन शुगर और वाटर का सोल्यूशन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम शुगर को जब उसमें मिलाते हैं तो वाटर के अंदर पहले तो शुगर दिखता है थोड़ी देर तक, उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो सवाल ये है कि वो जाता कहाँ है ना? अगर मैंने शुगर डाला तो वो गया कहाँ? तो यही बात है कि वो जो शुगर होता है वो पहले बात तो ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और पार्टिकल्स में जब वो ब्रेक हो जाता है तो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग इन द सेंस, आपने देखा होगा, अगर हम बात करें स्मेल की बात करते हैं, चलो, अगर कोई भी चीज़ आपके घर में मान लो कुक हो रही है, तो कुक हो रही है तो आपको देखा, आप कहीं भी बैठे रहते हो आपके पास स्मेल आ जाती है। तो वो स्मेल आती कहाँ से है? ठीक है, तो स्मेल क्या है? जो एयर के अंदर जो गैसियस पार्टिकल्स है उसके थ्रू ट्रांसफर होती है। ठीक है, और वो गैस क्या है? कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे जो कि क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब हम आइस को प्रेस करते हैं दूसरे आइस के ऊपर तो वो चिपक जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मैटर। ठीक है, इसके बाद हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। तो सबको पता है, हमने सबने पढ़ रखा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो तीन मेन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो हम सॉलिड की बात करते हैं सबसे पहले। तो सॉलिड हमारा क्या है? दे हैव डेफिनेट शेप, इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, सॉलिड का क्या होता है? शेप डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, और वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है, इट डजंट चेंज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, वो रेजिस्ट करते हैं उस चीज़ को, बिकॉज दे आर रिजिड। ड्यू टू दिस रेजिडिटी ये सॉलिड्स क्या होते हैं? रेजिस्ट करते हैं कंप्रेस होने के लिए। ठीक है, ये ज़रूर ब्रेक हो जाते हैं, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, बट डोंट चेंज देयर शेप। ठीक है, अब सॉलिड्स के लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनता है कि एक रबर बैंड है, तो रबर बैंड तो क्या है? स्ट्रेच भी होता है,
अपनी शेप भी चेंज करता है, लेकिन फिर भी ये सॉलिड्स में आता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये क्या करता है, अपनी शेप को रिगेन करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो शेप है वो फिक्स रहता है, इट डजंट चेंज, और इसका वॉल्यूम भी क्या रहता है, फिक्स। दैट्स वाई इट कम्स इन सॉलिड। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट लिक्विड्स, ठीक है। तो लिक्विड की खास बात क्या है कि इट हैज़ नो फिक्स शेप, ठीक है। होता क्या है कि जिस कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं वो उस कंटेनर की शेप को गेन कर लेता है, ठीक है। तो इट डोंट हैव फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज पुट। अब इनको फ्लूइड्स बोलते हैं कस दे फ्लो, दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, ठीक है। दे डोंट रेजिस्ट द कंप्रेशन एंड एनीथिंग। इफ वी मतलब हम इस पर फोर्स लगाएं तो ये क्या कर जाते हैं, आगे मूव कर जाता है। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इन वाटर। ये तीनों चीज़ क्या है, लिक्विड्स में डिफ्यूज होती है, जिसका सबसे बेस्ट यूज़ क्या होता है कि जब भी O2 और CO2 क्या होती है, डिफ्यूज होती है वाटर के अंदर, तो वो इसेंशियल होती है सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर ड्यू टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन गैस वाटर में डिफ्यूज नहीं होगी तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स हम लोग देखते हैं वो सब मर जाएंगे। दे कांट इवन ब्रीथ बिकॉज दे ब्रीथ ड्यू टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड का वो ज़्यादा होता है सॉलिड से, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड का ज़्यादा होता है सॉलिड से बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स हैव फ्री स्पेस एंड फ्रीली मूविंग। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस होता है और वो इजीली मूव करवाते हैं, उनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है मूव करने के लिए, इसलिए डिफ्यूजन क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट गैसियस स्टेट। तो डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसकी मेन पॉइंट यही है कि इसके पास ना तो फिक्स शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है, ठीक है। और गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब हम उसको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को हम बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल है LPG एंड CNG। वी हैव लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दे बोथ आर हाईली कंप्रेस्ड, ठीक है। इसको स्टोर किया जाता है कंप्रेस्ड फॉर्म में। गैसेज हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्यों होता है? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव लार्ज फ्री स्पेस एंड दे आर रैंडमली मूविंग एट हाई स्पीड, ठीक है। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, उनके पास काफ़ी फ्री स्पेस होती है, इसलिए रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में हाईएस्ट होता है, ठीक है, हाईएस्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पार्टिकल ऑफ गैसेस कोलाइड एट वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। हमने अगर बलून्स की बात करें या कोई भी हम अगर गैस को किसी कंटेनर में डालते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिगजैग मोशन, और इसी मोशन की वजह से वो जब कोलाइड करते हैं वॉल्स पे, तो वॉल्स पे जब वो कोलाइड करते हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर पे, ठीक है। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है ये ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल के अंदर उसकी वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टिकल के अंदर उसकी वेलोसिटी या स्पीड, इन द सेंस कि कोई भी पार्टिकल मूविंग है तो उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, इट कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब यही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, तो वो जब वाइब्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, उनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वो ओवरकम कर जाते हैं एंड स्टेट चेंजेस, ठीक है। इस वजह से स्टेट में क्या आता है, चेंज आता है। जब भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से स्टेट चेंज होता है तो हम दो फिनोमिना, दो कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक तो मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर। अभी मैंने बोला कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इस वजह से क्या होता है, स्टेट के अंदर चेंज आता है। अब वो क्या आता है, कितना आता है, कैसे आता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात नोट करने वाली है, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी हम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जरूर ध्यान रखेंगे। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक होगा।
तो जो जितना जल्दी ब्रेक होगा उसका स्ट्रेंथ उतना कम होगा, और जितना लेट ब्रेक होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 273.15 केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस, ये हम जानते हैं नॉर्मली 0 डिग्री क्या होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज फ्यूजन। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आता है जो आता है हमारा लेटेंट हीट का। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से पढ़िएगा। लेटेंट हीट एक्चुअल में होती क्या है, पहले मैं आपको थोरोली समझा देता हूँ। ठीक है, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो जब भी हम किसी आइस को हीट करते हैं, मान लीजिए हमने आइस ले लिया, हम आइस को हीट करते हैं और वो मेल्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जब वो मेल्ट हो रहा होता है तब हम उसको हीट करते जाते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। आइस जब आइस के फॉर्म में होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जब वो मेल्ट होता है लिक्विड में तभी भी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अगर मैंने हीट दी, मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी और टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो ऐसा क्या हुआ, हीट कहाँ गई, जो हीट मैंने उसको प्रोवाइड करी वो हीट गई कहाँ। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हिडन हीट। वो एक्स्ट्रा हीट हमें चाहिए होती है किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए, दैट एक्स्ट्रा हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑफ 1 atm इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 atm प्रेशर पे जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट 1 atmospheric प्रेशर एंड कन्वर्ट इनटू वेपर फेज। ठीक है, होता क्या है कि जब भी लिक्विड 1 atmospheric प्रेशर पे वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को, उस मिनिमम टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमेना है। ठीक है, बल्क फिनोमेना इन द सेंस कि जब भी जो लिक्विड का बल्क होता है उसमें से पार्टिकल्स क्या होते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है वो क्या है, 373 केल्विन है। उसके बाद हम बात करते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 लीटर ऑफ वाटर इनटू वेपर इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब भी हम लेटेंट हीट बॉइलिंग के केस में बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया है कि जो एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर होती है जो स्टेट चेंज करने में काम आती है। ठीक है गाइज, तो अभी तक हमने बात करी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। ठीक है, तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। हमने पढ़ा है कि जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि CO2 गैस को लिक्विफाई किया जाता है प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर घटाने से, जब भी उसको कोल्ड किया जाता है। आपने देखेगा जब वो गर्म हो जाती है तो उसकी गैस पास हो जाती है। क्यों, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है और वो धीरे धीरे उसमें से निकल जाती है, डिफ्यूज आउट हो जाती है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने या कम करने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। जैसे सॉलिड CO2 का एग्जांपल है, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। सॉलिड CO2 को हम डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट सकते हैं अगर हम प्रेशर को सीधा 1 atm पे डिक्रीज कर दें, प्रेशर को सीधा 1 atm तक रिड्यूस कर दें। मतलब प्रेशर हमने घटाया तो गैस क्या हो रही है, जो सॉलिड CO2 है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्वियसली अभी हमने क्या देखा कि जब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उससे फर्क पड़ रहा है। जैसे ऑक्सीजन और CO2 है, उसको हम प्रेशर बढ़ा के डिफ्यूज करते हैं लिक्विड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम अगर प्रेशर घटा रहे हैं तो वो वापस गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की बात है। उसके बाद हम कनेक्शन ऑफ स्टेट्स देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिससे सॉलिड, लिक्विड और गैस में इंटर कन्वर्जन चलता है। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, सॉलिड्स को जब हम फ्यूजन करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लिक्विड का वेपराइजेशन करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। अभी गैस को हम दोबारा रिवर्स साइकिल चला सकते हैं। ठीक है, गैस को जब हम कंडेंसेट करते हैं तो लिक्विड बनता है और लिक्विड को जब सॉलिडिफाई करते हैं तो सॉलिड बनता है। अब एक प्रोसेस होता है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द प्रोसेस इन विच डायरेक्टली सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, और वही गैस को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं दैट्स कॉल्ड डिपोजिशन। गैस एक्चुअल में क्या होती है, सॉलिड पे डिपॉजिट होती है। सब्लिमेशन का हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, जो हमारा कैम्फर होता है, कपूर जिसे बोलते हैं, या फिर नैप्थलीन बॉल्स होती है, वो डायरेक्टली क्या होती है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज होता है
उसके बिलो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी लिक्विड को बाहर ऐसे छोड़ देते हैं किसी भी सरफेस पे, तो वो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो लिक्विड या तो गायब हो जाता है या इवेपोरेट, मतलब इन द सेंस वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है, जब भी उसको हीट एनर्जी मिलती है, जब भी उसको हीट एनर्जी मिलती है, तो होता क्या है कि जब हीट एनर्जी मिलती है तो उसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी आती है तो उस वजह से क्या होता है कि उनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सरफेस के और पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वो ब्रेक होते ही क्या होता है, जो पार्टिकल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज योर इवेपोरेशन। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। तो 4 फैक्टर है जो मेन बेसिकली इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला हमारा है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। हमने साफ साफ पढ़ा है अभी कि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया पे ये डिपेंड करेगा। अब हमें पता है, आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो भाई एक तो आप कपड़ों को बिल्कुल ऐसे मोड़ के रख दो, ठीक है, और या फिर उसको फैला के आप प्रॉपर सरफेस पे रखो, तो वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस उसको मिलेगा उतने ज़्यादा सरफेस के पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, और उतना ज़्यादा पानी क्या होगा, चेंज हो जाएगा वेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अभी हमने देखा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो स्टेट चेंज होगा, भाई लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई सारा खेल तो सन का है, सनलाइट से हम कपड़े सुखाते हैं ना, तो जितना ज़्यादा सनलाइट होती है उतना ज़्यादा कपड़े सूखते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा ह्यूमिडिटी। अब आपने देखा होगा रेनी सीजन्स की बात करते हैं, रेनी सीजन्स में हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े नहीं सूखते हैं, ठीक है। इसका कारण ही क्या है, ह्यूमिडिटी। इतना ज़्यादा जो एयर होती है, एयर के अंदर पहले से ही क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब वाटर वेपर्स पहले से ही प्रेजेंट है तो एक्चुअल में उनको जो जिन कपड़ों के अंदर जो पानी है उसके लिए जगह ही नहीं है एयर में जाने की। जब उसके पास जगह ही नहीं होगी तो वो कैसे जाएगा, वो कन्वर्ट ही नहीं होगा और ना ही उसको उतनी हीट मिल पाएगी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि जो कपड़े वाले जो पानी के लिक्विड पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है, क्योंकि एयर में पहले से ही क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद विंड स्पीड, द लास्ट एंड द लीस्ट, ठीक है। तो विंड स्पीड क्या है, आपने देखा होगा भाई, जब हवा बहुत तेज चलती है तो कपड़े ज़्यादा आसानी से सूखते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि विंड क्या करता है, जो कपड़ों के ऊपर जो वेपर की लेयर होती है, जो कपड़े हैं उसके ऊपर जो क्या है, एयर है, उसके अंदर वेपर्स होंगे जो इवेपोरेट हो रहे होंगे, तो उन वेपर्स को वो साइड हटा देती है, ठीक है। अब जैसे ही विंड स्पीड से ह्यूमिडिटी हट जाएगी तो वापस क्या है, फ्री स्पेस बन जाएगी, तो फ्री स्पेस में और ज़्यादा वेपर्स क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। तो विंड स्पीड इस तरह से काम करती है, जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये 4 मेन फैक्टर्स है जिनकी वजह से इवेपोरेशन क्या होता है, इफेक्ट होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्या, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। अब होता क्या है, देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं जो एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सराउंडिंग से, अपने घर से तो लेके नहीं आएगी ना, तो उसको सराउंडिंग से एनर्जी चाहिए। तो सराउंडिंग से जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो पार्टिकल इवेपोरेट हो रहा होता है वो सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो उस जगह पे क्या है, एनर्जी कम कर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग हो जाती है, ठीक है। सराउंडिंग को क्या कर देता है, कूल कर देता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पुटिंग एसीटोन ऑन पाम। हमने देखा होगा अपन, ये ये जो नेल क्लीनर है, नेल पेंट क्लीनर होता है, इसको जब हम पाम पे डालते हैं तो ठंडा लगता है हमें, उसके अंदर एसीटोन होता है। तो एसीटोन क्या करता है, सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद इवेपोरेट हो जाता है और सरफेस को कूल कर देता है। सेम एग्जाम्पल, पोरिंग वाटर ऑन रूफ इन समर्स। हम समर में क्या करते हैं, रूफ पे पानी छिड़क देते हैं जिससे ठंडा रहेगा। उसका अर्दन पॉट का एग्जाम्पल है, पॉट में भी यही कंसेप्ट है। और डेजर्ट कूलर, हमने देखा है कि भाई पानी जो गिरता है वो पहले इवेपोरेट होता है, उसी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है कूलर के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इवेपोरेशन की वजह से जो कूलिंग होती है, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें यूजुअली बोला जाता है कि गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉटन क्या है, एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज़ ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट। अब जब हम कॉटन के जो क्लोथ्स वो पहनते हैं तो जब भी समर्स में हमारे स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग को कॉटन का कपड़ा खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एक्सपोज कर देता है बाहरी एटमॉस्फेयर की तरफ। तो जब वो बाहरी एटमॉस्फेयर की तरफ जाता है तो उसके क्या हो जाता है, इवेपोरेशन, और इसलिए इवेपोरेशन प्रोसेस को वो फास्ट करता है और दस कूलिंग मेंटेन रखता है, ठीक है। तो कॉटन की वजह से इसलिए क्या होती है, कॉटन कपड़े पहनने से शरीर ठंडा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ आइस कोल्ड ग्लास, ठीक है। जब भी हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या फिर आइस कोल्ड ग्लास लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, बाहर देखा होगा आपने कि वाटर वेपर्स बन जाते हैं,
मतलब गीला हो जाता है, ड्रॉपलेट्स बनने लगती है। वो ड्रॉपलेट्स क्यों बनती है? क्यों? क्योंकि उस ग्लास के चारों तरफ जो वेपर्स होते हैं एयर के अंदर, उस ग्लास के चारों तरफ जो वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट की वजह से अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, और एनर्जी लूज करने से क्या है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस लिक्विड स्टेट में। वापस वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, लिक्विड वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो कंडेंसेशन की वजह से क्या होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा जो ये पार्ट है, ठीक है, ये बेसिकली पढ़ाया नहीं जाता है बट मैंने फिर भी इसको कंसिडर किया है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। दो मोर ऐसे स्टेट्स हैं जो हमें मिले हैं। ठीक है, एक तो हमारा प्लाज्मा है और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में मिलते हो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, सन है, स्टार है और नियॉन साइन बल्ब। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, सन में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक क्या होता है, हाइड्रोजन गैसेस होती है जो आयनाइज्ड फॉर्म में होती है, बार बार चेंज हो रही होती है, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से प्लाज्मा क्रिएट होता है। इसके बाद लास्ट है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये बेसिकली सत्येंद्रनाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर एक कैलकुलेशन करी थी। मतलब ये हालांकि एक्चुअल में अभी नहीं बना है, लेकिन ये कैलकुलेशन बेस्ड एक थ्योरी है जिसमें क्या बोला है कि अगर हम किसी भी गैस को कूल करें, और ऐसी गैस जो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की हो, मतलब वो बहुत कम डेंसिटी की होनी चाहिए, और कितनी कम, एटलीस्ट 100,000 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब इतनी कम होनी चाहिए, नॉर्मल अपनी एयर की डेंसिटी है उससे इतनी कम डेंसिटी होनी चाहिए। उस गैस को जब हम सुपर लो टेम्परेचर पर कूल करते हैं, उस गैस को जब हम सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं ना, तब जाके ये हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूरा। ठीक है, तो इस आपको इसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, और इसके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सभी बच्चों को प्रॉफिट होगा इससे, और ये सीरीज़ ऐसी चलती रहेगी, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।